नमस्कार संवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 12 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। तेलंगाना बीजेपी को झटका, पूर्व मंत्री मुकेश गौड़ के बेटे ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी खबर निकल के आई है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू, लगने लगा 440 वोल्ट का झटका। दूसरी खबर में आपको बताएंगे 31 जनवरी से 3 फरवरी तक संसद बजट सत्र को लेकर आई है बड़ी खबर। वहीं तीसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर कैसे महबूबा मुफ्ती बाल बाल बचे, ड्राइवर के पैर में लगी चोट बताएंगे, हुआ है भीषण एक्सीडेंट। वही अगली खबर में आपको जान लेना जरूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पर नजर रखने के लिए कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा है। वहीं उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने अभियान लोकसभा चुनाव को लेकर किए तेज। आकाश आनंद ने कर दिया है बड़ा ऐलान, ये भी हम आपको बताएंगे। और भाजपा में कैसे 70 के ऊपर वालों को रिटायर करने का किया गया ऐलान। वहीं मोदी सरकार जो है वो फिलहाल अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी गई है चादर, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। मोदी ने भेजी है, ये भी बताएंगे। और क्या आगामी डिंपल बनेंगे मुख्यमंत्री, लग गए हैं पोस्टर डिंपल के, तो ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी है। जहां अयोध्या में रामलला में जाने से चारों शंकराचार्यों ने किया है इनकार। वहीं हुतियों ने लाल सागर में अमेरिका पर किया भीषण अटैक, तो यूएन में रोया अमेरिका। तो एक एक करके आपको जान लेना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में लगने लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी को झटका, पूर्व मंत्री मुकेश गौड़ के बेटे ने दे दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दें तेलंगाना में फिलहाल बीजेपी को झटका लग गया है और पूर्व मंत्री मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हैदराबाद के गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले युवा नेता ने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम गौड़ पार्टी में उचित स्थान न मिलने से निराश थे। इस्तीफे के ऐलान के साथ उन्होंने लिखा था कि जमीन पर सक्रिय रूप से काम करने के बावजूद उन्हें पार्टी के भीतर कोई महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि वो गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें अंतिम समय में पार्टी के राजा सिंह का निलंबन रद्द कर उन्हें टिकट दे दिया गया है। युवा नेता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी पार्टी उनके जैसे नेताओं की चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। उन्होंने लिखा है कि राज्य स्तर पर बीजेपी सत्ता के लिए प्रयासरत नहीं दिख रही है और पार्टी के दृष्टिकोण और रणनीति में स्पष्टता की कमी है और यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो झटके लगना शुरू हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने दिए निर्देश, मतदाता सूची पर नजर रखें। गठबंधन को लेकर भी दिया है बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिलहाल अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप मतदाता सूची में नजर पूरी तरीके से बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खेलने में माहिर है, बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से अब आपके साथ खेल सकती है। इस वजह से जो है वो आप कार्यकर्ता जो है वो सीधे तौर पर आप विधानसभाओं में चर्चाओं के साथ वो पूरी तरीके से मतदाता सूची पर बने रहें। बूथ लेवल पर नाम जितने भी कटे हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाएं। आपको बता दें कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 2024 को लेकर के पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है और पूरी तैयारी है कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर वो जो है वो तैयारी जो है वो जो बूथ लेवल की है अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा संपन्न हो सके। एक और अपडेट, राहुल ने भेजे 20,000 कंबल। जी हां, अमेठी में सर्द के मौसम को देखते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में 20,000 के करीब कंबल भेजा है। इसका वितरण 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिन यानी आज किया जाएगा। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि कंबल वितरण में रिक्शा चालकों व ठेले चालकों को वरीयता दी जाएगी। इसका पंजीकरण कांग्रेस कार्यालय में किया गया है। इस बीच आपको बता दें अखिल राहुल गांधी की कहीं न कहीं अमेठी में 20,000 कंबल भेजे जाने के साथ साथ 2024 की तैयारियां भी लगभग तेज कर दिया है और राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचने वाले हैं। तो देखा जाए तो अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की इजाजत जो है वो सरकार, मणिपुर सरकार ने दे दी है और
वो प्रयागराज के रास्ते अमेठी पहुंचेंगे। फरवरी में प्रयागराज राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बताई जा रही है कि 14 जनवरी से शुरू होगी, तो फरवरी में लगभग वो पहुंच जाएगी। और खबर निकल के आई है कि प्रयागराज जो है वो फरवरी में पहुंचेंगे, अमेठी में भी फरवरी में ये यात्रा पहुंचेगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार बड़ी खबर निकल के आई। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग, डिंपल यादव को बताया भावी मुख्यमंत्री। जी हाँ, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में फिलहाल खबर निकल के आई है कि एक ऐसी होर्डिंग लगी जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल आपको बता दें, इस होर्डिंग में अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया, जिसके बाद यूपी की राजनीति में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी और सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब्दुल अजीम ने लगवाया। दरअसल 15 जनवरी को डिंपल यादव का जन्मदिन है और पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए होर्डिंग्स में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके साथ ही बताया गया है कि उस दिन कंबल वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। सपा कार्यकर्ता अब्दुल अजीम द्वारा लगवाए गए इस पोस्टर में लिखा गया है कि आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली देश की सबसे सरल स्वभाव की सांसद व यूपी की भावी मुख्यमंत्री का अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली एक और अपडेट, पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक मोर्चों को चादर सौंप दी है और कहा है कि आप ले जाइए और फिलहाल इसे दरगाह में चढ़ाइए। चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर ये चढ़ाया जाएगा। इसमें स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मंत्री भी शामिल रही। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सड़क हादसे में बाल बाल बची जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, ड्राइवर के पैर में लगी चोट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती गुरुवार को सड़क हादसे में बाल बाल बच गई हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुफ्ती का वाहन फिलहाल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक संगम इलाके में सड़क किनारे महबूबा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और महबूबा मुफ्ती को कोई चोट नहीं आई। फिलहाल रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके ड्राइवर के पैर में मामूली चोटें आई हैं। एक और अपडेट, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। दरअसल संसद का अगला सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। जनवरी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम बजट सत्र भी होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, 70 के ऊपर वाले आउट, आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार की पहली लिस्ट। जी हाँ, दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ प्रचार तो शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन तेज कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी इसी महीने के अंत तक अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि 150 से 160 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इस बार पार्टी की नजर युवा से लेकर महिला नेताओं पर ज्यादा है, यानी कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को फिलहाल मिल सकता है और 70 के ऊपर वालों को फिलहाल आउट किया जा सकता है, नौजवानों को टिकट दिया जा सकता है। एक और अपडेट, लोकसभा चुनाव में बीएसपी का अभियान तेज। आकाश आनंद ने किया बड़ा ऐलान, लोगों को जोड़ने के लिए जारी किया नंबर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने तैयारी तेज कर दी। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। आकाश आनंद ने बीएसपी से जोड़ने के लिए एक नंबर जारी किया है। आकाश ने कहा है कि न रुकेंगे, अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, समाज में बदलाव के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और सीधे तौर पर आकाश आनंद ने कहा है कि हम सत्ता की गुरु किल्ली लेकर रहेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई हम करते रहेंगे। मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी को पार्टी का ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश होगी और बीएसपी से संवाद करने के लिए फीडबैक होंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, 58 सीटों का सवाल, आज तय हो सकता है आप कांग्रेस के बीच गठबंधन का भविष्य। जी हां, दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए हलचल बढ़ गई है और इसी बीच इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे की कवायद तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब दूसरे दौर की बैठक होने जा रही है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे यानी आज मुकुल वासनिक के घर पर दोनों दलों के नेता एक बार फिर साथ बैठक करेंगे। दिल्ली, पंजाब समेत कई ऐसे राज्य सीट बंटवारे पर बात होगी जहां आम आदमी पार्टी हिस्सेदारी चाहती है। इसमें साफ हो सकता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को किन राज्यों में कितनी सीटें देने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। असल में भी सीटें बंटवारों को लेकर के बहसबाजी से ज़्यादा है।
देश बचाना। इन पार्टियों ने लेकिन एक तरीके से सीटों को लेकर रार ठान रखी है। एक और अपडेट, लोकतंत्र की हत्या, सुप्रीम कोर्ट का अपमान, स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे बोले सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बेहद तेज हो गई और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला लोकतंत्र की हत्या की तरह है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे, इस मामले को चुनाव से पहले निपटाया जाए। एक बार फिर कहना चाहेंगे कि शिवसेना भी खत्म नहीं होगी। लोग एकनाथ शिंदे की सेना को स्वीकार नहीं करने वाले हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूरी लड़ाई जो है वो हम लड़ने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यमन के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने लाया है प्रस्ताव। जी हां, रशिया और चाइना ने बताया राजनीति से प्रेरित नहीं किया मतदान। यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन ने राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को राजनीतिक खेल बताया है। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। गाजा के हालात को पूरी तरीके से अनदेखा करते हुए लाल सागर में यमनियों की कार्रवाई की निंदा में राष्ट्र संघ में अमेरिका ने यह प्रस्ताव पारित किया है। तस्लीम समाचार एजेंसी के अनुसार इस प्रस्ताव को पारित करते हुए सुरक्षा परिषद ने हमलों को तत्काल रोके जाने की मांग की है। अमेरिका की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया, किंतु रूस और चाइना ने उसके विरुद्ध मतदान किया है। रशिया ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में रक्तपात को रोका जाना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी वो है क्योंकि ये काम लाल सागर की वर्तमान स्थिति का कारण बना है। राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि गाजा युद्ध के रोके जाने से बहुत से संभावित खतरे कम हो जाएंगे। उधर चाइना के प्रतिनिधि कहते हैं कि लाल सागर में जो कुछ हो रहा है वो गाजा युद्ध का प्रतिबिंबन है। और इसी बीच अल जजीरिया ने कहा है कि गाजा में भी की जाने वाली हिंसक और विध्वंसक कार्रवाइयों के संदर्भ में सुरक्षा परिषद विश्व के मुसलमानों की भावनाओं को अनदेखा नहीं कर पाएगी। यमन के विरुद्ध सुरक्षा परिषद की ओर से अमेरिकी प्रस्ताव के पारित होने पर यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन ने भी इसको राजनीतिक खेल बताया है। उन्होंने गाजा वासियों पर हमले और वहां के परिवेशन के तत्काल समाप्त किए जाने की मांग की, यानी तत्काल सीज फायर की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें, आज अमेरिका को आखिर यूएन में यह प्रस्ताव लाना क्यों पड़ा, इस बात को भी समझ लीजिए। इसके पीछे का बैकग्राउंड हम ले चलते हैं 24 घंटे पहले। कल आपको बता दें, यमन के हौती विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ 21 बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें दागी थी। इसमें जो है वो 16 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर अमेरिका और ब्रिटेन ने साझा कार्रवाई करते हुए ढेर किया था, लेकिन इसमें 5 मिसाइलें आपको बता दें इजरायली जहाज को सुरक्षा दे रहे अमेरिकी युद्धपोत को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े प्यार से वायरल हो रहा है। हम उसे दिखा नहीं सकते हैं कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यहां पर इस हमले के बाद अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और अमेरिका सीधे तौर पर वो अभी तक 12 देशों का समूह बना रहा था यमन के खिलाफ, लेकिन कोई भी देश यमन के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, यहां तक कि फ्रांस से लेकर सभी देशों ने। तो अब अमेरिका यूएन में जो है वो शांति का प्रस्ताव ले रहा, कार्रवाई की निंदा में राष्ट्र संघ में यमनियों की कार्रवाई की निंदा प्रस्ताव ला रहा है और इसमें फिलहाल जो है वो किसी देश ने समर्थन नहीं किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। तो आप समझिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि सुपर पावर जैसे देश आज सैन्य कार्रवाई करने में घुटने पर आ गए हैं, आज ये यूएन दौड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता है? अगर आप भी यमन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली एक और अपडेट, जंग में दरिंदगी पर उतरा इजरायली सेना, पहले गोली से उड़ाया फिर 100 पर चढ़ाई कार, कैमरे में पूरी कैद हरकत। दमाश्क की जंग में मुस्लिम देशों ने निंदा झेल रहे इजराइल की दरिंदगी सामने आई है। वेस्ट बैंक के तुलकरम शहर में एक घर के बाहर इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों को फलस्तीनी लोगों को पहले गोली मारने और 100 के ऊपर कार जलाने का आरोप लगा। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बताया जा रहा है कि इजरायली बलों ने एक घर पर रेड मारी थी, जिसमें गोलीबारी के बाद 3 लोगों को गोली मारकर ढेर कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में इजरायली सेना की कार के 100 को बार बार चढ़ाते हुए भी देखा गया। हमास के खिलाफ गाजा में चल रही जंग के दौरान इजरायली सेना के हाथों 23,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा में चल रहे कत्लेआम के बीच इजरायली सेना पर निर्दोषों की हत्या के इल्जाम भी लगे हैं। अब तक वेस्ट बैंक के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में इजरायली सेना की काली करतूत सामने आई है। हालांकि इजरायल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है।
लेकिन वीडियो पूरी दुनिया देख रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, इराक की अपने देश में नहीं चाहते अमेरिकी सैनिकों की मौजूद, खुली बगावत। जी हां, इराक की जनता भी अब इस देश में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति का खुलकर विरोध करने लगी है। इराक के प्रधानमंत्री ने अपने देश में अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग दोहराते हुए उनकी तत्काल वापसी की मांग कर दी है। मोहम्मद असदुद्दानी ने इराक के भीतर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति के संदर्भ में कहा है कि इराकी नहीं चाहते हैं कि अमेरिकी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सैनिक अधिक समय तक इराक में बने रहें, और इसी के साथ उन्होंने अमेरिका की अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका तत्काल अमेरिकी सेना इराक को छोड़ दे। यही कारण है कि अमेरिका इराक में अमेरिकी ठिकानों पर सैन्य हमले भी तेज हो चुके हैं। अमेरिका में आपको बता दें, इराक और सीरियाई लड़ाकों ने सीधे तौर पर अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने इस हमले पर ईरान पर आरोप लगाया है कि ईरान के इशारे पर ये हमले कराए जा रहे हैं, जबकि अब खुद इराक की सरकार ने अमेरिकी सैनिकों को यहां